नाज़रीन, प्रोग्राम के फाइनल हिस्से में आपको खुशामदीद दोबारा कहता हूं। सीधा अपना सवाल जवाब की तरफ चलते हैं। जी हेलो हेलो। अस्सलाम वालेकुम सर। जनाब वालेकुम सलाम। सर मेरे छोटे छोटे 2-3 क्वेश्चन है प्लीज। बताएं। सर एक ये है कि मुझे 2014 फरवरी में होम ऑफिस से लेटर आया था टोइक के मसले में ना कि जी आप जो है वो नया कोर्स करके भेज दें, हम टोइक तो किसी का एक्सेप्ट नहीं कर रहे ना। ठीक है। तो मैंने नया सिटी एंड गिल्ड का विद इन वीक करके तो भेज दिया। तो उसके बाद यानी कि 1.5 साल से ज्यादा टाइम गुजर गया। एक बात तो ये होगी कि उस पर कोई मसला तो अब नहीं होना चाहिए जब मुझे उन्होंने कहा कि नया करके भेज दो। ठीक है। उसके बाद मेरे 10 साल होने वाले हैं, तो 10 साल जब मेरे कंप्लीट होंगे मैं 1 महीना पहले विंडो पे जा सकता हूँ या पूरे 10 साल होने चाहिए? एक ये है। ठीक है। और जब मैंने सिटी एंड गिल्ड का इंग्लिश का कोर्स किया B2 लेवल का, और वो 5 नवंबर को मुझे सुनने में कुछ आ रहा है कि कोई इंग्लिश में चेंजिंग आ रही है इस 5 नवंबर 2015 को ना। तो आया कि वो जब मैंने ऑलरेडी सबमिट किया हुआ सिटी एंड गिल्ड का, तो वो मैं इंडेफिनिट के लिए यूज कर सकता हूँ 5 नवंबर के बाद भी, क्योंकि वो तो एक्सपायरी नहीं होता ना। ठीक है। तो बस ये सवाल है आपके? प्लीज चलो मैं बताता हूँ। नंबर 1 जी, आपने बताया टोइक वाला कि आपने टोइक किया था और उन्होंने कहा कि नया कोर्स लगा के भेजें, आपने उनको भेज दिया, अभी तक उसका जवाब नहीं आया, काफ़ी देर हो गई है। अब वो इंतज़ार किस चीज़ का कर रहे हैं मैं कुछ जानता तो नहीं हूँ, लेकिन जो मेरा अंदाज़ा है, जो एक एजुकेटेड गेस हो सकता है इसके बारे में, वो यही है कि वो अभी तक कुरेद रहे हैं, ढूंढ रहे हैं कि और क्या क्या चीज़ें निकल सकती हैं, और इसके अंदर उन्होंने बहुत सारे केसेस को ऑन होल्ड रखा हुआ है यही देखने के लिए कि और क्या क्या चीज़ें निकलती हैं। जिस तरह आप जानते हैं टॉयक के ऊपर जब ओरिजिनली लोगों ने किए थे तो बेतहाशा स्टेटस इशू हुए थे, और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जब पता चलना शुरू हुआ कि जी यहाँ तो गड़बड़ है, तब जाके उन्होंने पिछले लोगों के भी केसेस रिवोक करने शुरू किए। सो आपको मैं यही कह सकता हूँ कि जिस सिटी एंड गिल्ड का आप करके भेज चुके हैं वो एक्सेप्टेबल तो होना चाहिए। अब उसके साथ आपका दूसरा सवाल आता है। अब आपने कहा कि जी आपने जो 10 साल वाली बात की है, 10 साल आपके अगर कंप्लीट हो जाते हैं तो क्या 10 साल पूरे होने के बाद ही आप अप्लाई करते हैं या उससे पहले भी 28 डेज पहले कर सकते हैं? आप 28 डेज पहले कर सकते हैं, क्योंकि आपका जो क्वालिफाइंग पीरियड बनता है वो क्वालिफाइंग पीरियड जाके आपका अगर किसी 10 तारीख को कंप्लीट हो रहा है, आप उससे 28 दिन पहले तक वो एप्लीकेशन कर सकते हैं। सो 10 साल वाली एप्लीकेशन करने के लिए विद इन लास्ट 28 डेज आप एप्लीकेशन कर सकते हैं, पूरे 10 साल कंप्लीट होने के बाद करना लाजमी नहीं है। तीसरा सवाल आपने पूछा नवंबर चेंजेस के बारे में। उसके अंदर जहां तक मुझे पता है, जो मेरी इंफॉर्मेशन है वो ये कि अब उन्होंने कह दिया कि जी सिर्फ एक ब्रांड होगा जहां से वो एक्सेप्ट करेंगे इसको, और कहीं से एक्सेप्ट नहीं करेंगे इंग्लिश टेस्ट को। अगर वो चीज़ है तो फिर आपने जब इंडेफिनिट लीव के लिए अप्लाई करनी है, अगर आपने नवंबर के बाद अप्लाई करना है, तो फिर मेक श्योर कि वो जो दूसरा कॉलेज है या दूसरी यूनिवर्सिटी है या दूसरी वो जो प्रोवाइडर है, आप वहीं से करें इसको। आपने ये वाला वहाँ पे इस्तेमाल करने की कोशिश नहीं करनी, सिर्फ इसलिए कि आपकी जो एप्लीकेशन की जानी है वो एप्लीकेशन आपकी उस डेट के बाद की जा रही है। सो आपकी डेट ऑफ एप्लीकेशन है वो उस चेंजेस के आने के बाद बन रहा है, इसलिए आपको नया टेस्ट लगाना पड़ेगा वहां पे जो उस वक्त एप्लीकेबल होगा। मुझसे लोग अक्सर पूछते हैं कि जी मैं अभी टेस्ट कर लूं तो 5 साल बाद, 4 साल बाद, 3 साल बाद जब इंडेफिनिट के लिए अप्लाई करना तो ये चलेगा ना जी? आई डोंट नो, क्योंकि उस वक्त क्या कानून होता है किसी को पहले से पता नहीं। अब जिस तरह से अभी आपने टेस्ट लोगों ने करके रखे हुए हैं, और अब अगर ये नवंबर में चेंजेस आते हैं और वो टेस्ट एक्सेप्टेबल नहीं होगा तो नया टेस्ट करना पड़ेगा आपको। सो उसी तरह से आपके लिए भी है, आपको मैं यही कहूंगा कि आप वो नया टेस्ट कर लीजिएगा, फिर इंडेफिनिट लीव के लिए अप्लाई कीजिएगा। ऑलराइट सर, बेस्ट ऑफ लक जी। अगला सवाल लेते हैं जी। हेलो हेलो, मेरा ख्याल है कॉल ड्रॉप हो गई जी। अगला सवाल जी। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं कासिम बात कर रहा हूँ बुखारी साहब। मेरा एक भाई है, अली नाम है उसका, वो 2 साल पहले यहाँ पे आया था स्टूडेंट वीजे पे। फिर उसकी 2 साल उसने स्टूडेंट वीजे पे गुजारे, फिर उसकी शादी हो गई यूरोपियन नेशनल से, और 3 साल बाद डाइवोर्स हो गई। ठीक है। तो ये जस्ट पूछना था कि मैंने सुना है कि जो आप 3 साल बाद जो है, आप अगर आपने 3 साल गुजारे हैं यूरोपियन नेशनल के साथ तो आप वीजे के लिए अप्लाई कर सकते हो अगर आपकी डाइवोर्स हो जाती है तो। ठीक है। तो ये जस्ट पूछना था कि वो उसका क्या प्रोसीजर है, वो किस बेस पे अप्लाई करते हैं अगर आपकी डाइवोर्स हो जाती है, क्योंकि आपका स्पॉन्सर तो खत्म हो जाता है। ओके चलो ठीक है जी, बताता हूँ। इसको कहते हैं जी, जो आपने बात की है रिटेंशन ऑफ राइट्स। रिटेंशन ऑफ राइट्स का एक एग्जाम्पल बना लेते हैं अभी,
ताकि उसके मुताबिक हम बात कर सकें। लेट्स से आपके जो भाई साहब हैं, अली साहब आए हैं, उन्होंने आके यहाँ पे जब शादी की है, उनकी शादी हुई है, लेट्स से आपने बताया कि जी 3 साल बाद डिवोर्स हो गई, तो शादी उनकी हुई थी, हम 2010 की कोई डेट डाल देते हैं, ठीक है जी, हम कहते हैं कि 2011 की डेट डाल देते हैं, हम कहते हैं जी February 14 2011 को उनकी शादी हुई। अब उससे जब उनकी शादी हुई तो जो उनकी वाइफ थी वो यूरोपियन नेशनल थी, यहाँ पे ट्रीटी राइट्स एक्सरसाइज कर रही थी। हो सकता है वो पढ़ रही थी उस वक्त, हो सकता है वो काम कर रही थी, जॉब कर रही थी, सेल्फ एम्प्लॉयड थी, वट एवर, शी वॉज एक्सरसाइजिंग ट्रीटी राइट्स। सो एक तो आपको ये पॉइंट प्रूव करना है कि जी वो अपने ट्रीटी राइट्स एक्सरसाइज कर रही थी शादी वाली डेट पे, क्योंकि वहां से फिर उनका राइट शुरू होता है। क्योंकि अगर उन्होंने शादी कर ली, इकट्ठे रहना शुरू कर दिया, उनका वो जो इंटेंशन है ऑफ लिविंग टुगेदर वो उधर से कायम हो जाती है, तो फिर ये सारी रिक्वायरमेंट्स वहीं से शुरू हो जाती हैं। सो शादी की डेट उनकी यानी 14 फरवरी 2011 से हम टाइम शुरू करते हैं। अब 14 फरवरी 2011 से आप 5 साल लगा लीजिए आगे, वो बनते हैं जाके February 14, 2016। अब आप कहते हैं कि जी 3 साल शादी उनकी कायम रही। लेट्स से हम 3 साल से 2 महीने ऊपर लगा लेते हैं कि जी मार्च अप्रैल 2014 में जाके अप्रैल 2014 में उनकी हम कहते हैं कि जी डिवोर्स हो गई। अब आप देखें टोटल टाइम फ्रेम्स क्या बन रहे हैं। क्या उनकी शादी कम से कम 3 साल कायम रही? यस। क्या उन्होंने यूके में कम से कम 1 साल इकट्ठे गुजारा, कोहैबिटेशन की? यस, क्योंकि आपने बताया कि वो यहीं पे रहते रहे। क्या उस थ्रू आउट द पीरियड, जो उनकी शादी का इनिशियल पीरियड है February 14, 2011, वहां से लेके जब उनकी डिवोर्स होती है अप्रैल 2014 में, क्या उस वक्त तक जो उनकी वाइफ थी वो अपने ट्रीटी राइट्स एक्सरसाइज करती रही किसी ना किसी सूरत में? या वो सेल्फ सफिशिएंट थी, या वो जो स्टूडेंट थी, या वो सेल्फ एम्प्लॉयड थी, या वो एम्प्लॉयड थी, वट एवर इट वॉज, उन्होंने अपना ट्रीटी राइट्स पूरे इस पीरियड में कायम रखे, जी रखे। अगर तो ये सारी चीज है, फाइनल पॉइंट उसमें यह है कि क्या अली साहब जो हैं, जो आपके भाई साहब हैं, जो हस्बैंड थे यहाँ पे, क्या वो थ्रू आउट काम करते रहे एज इफ ही इज अ यूरोपियन नेशनल एक्सरसाइजिंग ट्रीटी राइट्स? अगर तो इन सारे सवालों का जवाब आप हाँ दे सकते हैं, तो वो रिटेंशन ऑफ राइट्स के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। ये खाली 3 साल वाली बात नहीं है। आपने अच्छा सवाल इसलिए पूछ लिया कि मुझे हर रोज कोई ना कोई सवाल पूछता आके इसके बारे में कि जी वो शादी हुई थी, अब हालात कुछ अच्छे नहीं है जी, 3 साल गुजर गए। वो 3 साल की जो उनकी होती है एक लिमिट दिमाग में रखी हुई, वो सिर्फ 3 साल की बात नहीं है। आपको ये भी दिखाना है कि फ्रॉम द डेट ऑफ मैरिज टिल द डेट ऑफ डिवोर्स जो सारा पीरियड गुजरा है, उसमें आपकी स्पाउस ने, आपकी वाइफ ने या आपके पार्टनर ने थ्रू आउट ट्रीटी राइट्स एक्सरसाइज किए। अब वो थ्रू आउट ट्रीटी राइट्स अगर एक्सरसाइज हुए हैं और आप अभी भी काम कर रहे हैं, तो आप अपना राइट रिटेन कर सकते हैं। यानी रिटेन किस चीज को कर रहे हैं? जो राइट एज ए स्पाउस आपको मिलता है, या राइट एज अ हस्बैंड आपको मिलता है, या एज अ वाइफ मिलता है, वो राइट आपने रिटेन कर लिया। अब डिक्री एब्सोल्यूट होना तो एक इनिशियल लाजमी एक रिक्वायरमेंट है इसकी, कि अगर आपकी मैरिज एंड हो गई है, ये आप सिर्फ तब कर सकते हैं। सो जब आप अक्सर लोग पूछते हैं कि जी मेरी शादी हुई, लेट्स से फॉर एग्जांपल इसी एग्जांपल को लेते हैं कि 14 फरवरी 2011 को आपकी शादी हुई, आप कहते हैं कि जी हमारी प्रॉब्लम शुरू हो गई थी दिसंबर 2013 में, तो क्या इसका मतलब हम सेपरेट हो गए? क्या इसका मतलब शादी नहीं चली? अगर आपकी डिक्री एब्सोल्यूट जाके इश्यू हो रही है 14 फरवरी के एक दिन के बाद, तो फिर आपकी शादी कम से कम 3 साल चल गई, चाहे बीच में से 4 महीने आपने डिवोर्स के खाते में गुजारे, डजंट मैटर। लेकिन शादी की आपका जो वैलिडिटी है वो आपकी शुरू होती है फ्रॉम द डेट ऑफ मैरिज टिल द डेट द डिक्री एब्सोल्यूट इज इशूड। ये 2 तारीखें अगर आप रखते हैं दिमाग में, तो ये आपकी करामत तारीखें। अब होता क्या है प्रैक्टिकली जी, कि जब आपकी बीच में लड़ाई झगड़ा शुरू होता है, जब डिवोर्स की तरफ बातें जा रही हैं, तो लोग तो एक दूसरे की शक्ल देखने के रवादार नहीं होते। आप कहते हैं खातून को जाके कि अच्छा हमारी लड़ाई झगड़ा हो गया, जो कुछ भी हो गया, मैंने तुम्हें कुछ कहा, तुमने मुझे कुछ कहा, सारा कुछ है, पर मुझे अपनी पे स्लिप्स तो दे दो। वो तो नहीं होगा। आप उससे बैंक स्टेटमेंट्स मांगेंगे कि अच्छा मुझे दिखाओ तुम काम कर रही हो, वो तो नहीं देगी। आप उसको कहते हैं कि जी मुझे अपने टैक्स के डॉक्यूमेंट्स दिखा दो ताकि मैं प्रूव कर सकूं कि तुम ट्रीटी राइट्स एक्सरसाइज करिए ताकि मुझे स्टेटस मिले, वो तो नहीं होगा। ये मुश्किल आती है इन केसेस के अंदर जाके, लोग यहां पर आके मार खाते हैं। मेरे पास रोजाना कोई ना कोई आके ये सवाल पूछता है और मेरा रोजाना यही जवाब होता है कि भाई आपको ये पता है कि आपको इसकी जरूरत है, और वो उस पर सारे बेचारे खामोश होते हैं, क्योंकि इसका लोगों को अक्सर पता ही नहीं है या इसकी समझ नहीं है। इसके किए बगैर खाली 3 साल लगा देने से आपकी बात नहीं बनेगी। वो 3 साल के साथ आपका पूरा उसका एविडेंस होना जरूरी है कि जी शादी तो हमारी मिनिमम 3 इयर्स रही है, लेकिन फ्रॉम द डेट ऑफ मैरिज टिल द डेट ऑफ डिवोर्स वो ट्रीटी राइट्स एक्सरसाइज कर रही थी, जो मैं प्रूव कर सकता हूं।
अगर आप वो प्रूव करते हैं तो फिर आपको रिटेंशन ऑफ राइट्स हो सकता है और इसमें आपका काम आगे चल सकता है। ठीक है सर, मेरा ख्याल है काफ़ी इसको आज हमने घुसून घुसून मार के इसको आज हमने कानून को निचोड़ लिया। आज अगला सवाल लेते हैं जी। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी भाई साहब, मैं डॉक्टर से बोल रही हूँ। मैंने साइलम किया था तकरीबन 3 साल पहले। अच्छा जी। तो मेरे साथ 3 बच्चे हैं, तो मैं रिपोर्टिंग पर जाती थी। मैंने अभी फ्रेश क्लेम डाला, तकरीबन 5 माह हो गए जी। तो ये उसका अभी कोई आंसर भी नहीं मिला, तो उन्होंने मेरी रिपोर्टिंग जो है ना वो बंद कर दी है। ठीक है। तो इसमें क्या इस तरह अभी तो उन्होंने कोई उसका जवाब भी नहीं दिया, क्या कोई रिफ्यूजर भी नहीं आया, कुछ भी नहीं। तो इस तरह क्यों किया उन्होंने? आई डोंट नो जी, मैं अब आपको क्या भी जवाब दे सकता हूँ। आपने सिर्फ मुझे इतना बताया कि आपने फ्रेश क्लेम किया हुआ था, वो आपका 7-8 महीने 9 महीने से वो चल रहा था, और आपने सिर्फ इतना कहा कि आपकी उन्होंने रिपोर्टिंग बंद कर दी। सो रिपोर्टिंग बंद करने का मतलब क्या है, मैं आपको ये तो वो इल्म नजूम में जाके कोई बता सकता है, मैं तो नहीं बता सकूंगा क्योंकि मुझे आपके केस के बारे में और कुछ नहीं पता। लेकिन ये है कि अगर ऐसी बात है कि उन्होंने आपको स्टेटस देना हुआ तो आपको स्टेटस आ जाएगा। लेकिन बेहतरीन बात यही है कि अगर आपकी रिपोर्टिंग बंद की गई है तो आप मुझसे सवाल कर सकते हैं कि जी मुझे बताएं मेरा केस का क्या बन रहा है, क्या कोई एक्टिव रिव्यू हुआ है, आपने रिपोर्टिंग बंद की है, थैंक यू वेरी मच, रिपोर्टिंग बंद कर दी, लेकिन क्या मैं पूछ सकती हूँ क्यों बंद की है? क्योंकि मेरा नहीं ख्याल कि वो इतना उनको आपके ऊपर वो तरस आया होगा कि उन्होंने इसलिए रिपोर्टिंग बंद कर दी हो कि ये बेचारी इतनी खज्जल ख्वार होती आती है तो इसको रिपोर्टिंग से बंद कर दें। मेरा नहीं ख्याल कि ऐसी वजह होगी। मेरा ख्याल है कुछ ना कुछ और इसमें होना चाहिए, कोई एक्टिव रिव्यू हुआ होगा, उसी के ऊपर उन्होंने ये चीज़ की है। सो वो रिव्यू क्या हो सकता है वो तो आपको उनके साथ पता करना पड़ेगा, आपको फिलहाल ऐसे बैठ के कोई भी नहीं बता सकतेगा। मैं जो सजेस्ट करूंगा इसमें वो ये कि अपने केस वर्कर से रब्ता कीजिए, वहां से आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए। अदरवाइज आपका फ्रेश क्लेम डाले हुए भी तकरीबन साल होने वाला है, एमपी के पास चले जाइए, एमपी से कहें कि जी जाके आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे दें इसके ऊपर, कुछ होम ऑफिस से पता करा के, तो होपफुली आपको कुछ और पता चल जाएगा। ओके जी, बहुत बेस्ट ऑफ लक जी, बहुत अल्लाह आपके लिए बेहतर करे इस चीज़ को। अगला सवाल लेते हैं जी। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मेरा मोहम्मद तनवीर है भाई, मैंने आपसे सवाल पता करना था। हाँ जी भाई, मैं तकरीबन 3 साल पहले सुन रहा, मेरे पास स्पेनिश पासपोर्ट है। कितने साल पहले जी? 3 साल पहले? तकरीबन 3 साल पहले। ओके ठीक। मेरे पास स्पेनिश पासपोर्ट है। मैंने अपने 2 बच्चे और बीवी को पाकिस्तान से यहाँ पे बुलवाया था। अब उनके पास 5-5 साल का वीजा लगा हुआ है। ठीक है। मेरा एक बच्चा यहाँ पे हुआ जिसको अभी 13 माह हुए हैं पैदा हुए हुए। ठीक है। मेरा ये सवाल था कि मैं अब इस बच्चे के लिए मैं कौन सा वीजा अप्लाई करूँ? ओके। पहला सवाल मेरा। दूसरा सवाल ये है कि मैं जब मेरे बीवी बच्चों को 5 साल हो जाएंगे तो उनको कौन सा वीजा मिलेगा, और इसके लिए मुझे प्रॉपर 5 साल वर्क करना पड़ेगा? वो किस तरह का सिचुएशन होगी, मतलब मैंने कौन कौन से डॉक्यूमेंट शो करने होंगे जिससे पता चले कि मतलब है कि मैं काम कर रहा हूँ, मेरी सिचुएशन क्या है? मतलब मुझे थोड़ी सी तफसील में बताएंगे आप, क्योंकि मैं अभी तक जब से उनका वीजा लगा मैं मुसलसल काम कर रहा हूँ। ठीक है ठीक है सर जी, अब मैं आपको जवाब जो दूंगा वो आपको शायद थोड़ा पसंद आएगा और शायद थोड़ा पसंद नहीं आएगा। जो आप काम कर रहे हैं, मुसलसल काम कर रहे हैं, आप यूं सोचें कि आपका और उनका दारोमदार वो उस काम के ऊपर है, क्योंकि आप हैं यूरोपियन नेशनल। ट्रीटी जो यूरोपियन ट्रीटी है उसमें यह कहा गया कि अगर कोई यूरोपियन नेशनल किसी दूसरी यूरोप की कंट्री के अंदर जाके काम करना चाहता है, तो वहां रहना चाहता है, तो वो रह सकता है, प्रोवाइडेड वो कुछ ना कुछ करता रहे वहां पे और अपने आप को सपोर्ट करता है। अब आप यहां पर आए, आप स्पेनिश नेशनल हैं, आप यहां पर आए, आपने आगे काम करना शुरू किया, वो अच्छी बात है, आपको काम ही करना चाहिए। आप ये नहीं कर सकते कि अच्छा जी अब मैं बेनिफिट्स पे चला जाता हूं या मैं रिलैक्स करता हूं या मैं काम नहीं करता। आप यूं सोचें कि वो एक मकड़ी का जाला है जिसके साथ आपकी फैमिली लटक रही है। वो मकड़ी का जाला जो है वो मकड़ी ऊपर आप है। अगर आपने काम करना छोड़ दिया तो सारा कुछ ठप हो जाएगा। वो नहीं करना आपने। आपके काम करने से उनका स्टेटस चल रहा है, आपके काम करने से आपको यहां पे रहने की इजाजत है। सो वो चीज आपने करनी है, ठीक है जी। सो अगर तो आप काम करते रहते हैं तो 5 साल के बाद आपको यहां पे परमानेंट रेजिडेंस मिल सकती है, जो कि आप खुद हासिल कर सकते हैं। और आपकी फैमिली जिनके 5 साल का वीजा लगा हुआ है, जिस डेट से वो यहां पर आए, जब वो आपके डिपेंडेंट्स के तौर पर यहां पर आए हैं, उस डेट से लेकर 5 साल के बाद आप उनके लिए भी परमानेंट रेजिडेंस अप्लाई कर सकते हैं। परमानेंट रेजिडेंस आप अप्लाई करते हैं यूरोपियन लॉ के अंदर, इंडेफिनेटली वो अप्लाई करते हैं यूके इमिग्रेशन रूल्स के अंदर। सो आपकी दोनों चीजों का इफेक्ट एक ही है।
लेकिन आप जाके उसके अंदर आराम से यूरोपियन लॉ के अंदर आप परमानेंट रेजिडेंस के लिए अप्लाई करते हैं। अब सवाल आता है आपके बच्चे के बारे में, जो आपका बच्चा यहाँ पैदा हुआ। जो बच्चा आपका यहाँ पैदा हुआ, जब आपका बच्चा पैदा होता है, अगर उस वक्त आप अपने ट्रीटी राइट्स एक्सरसाइज कर रहे हैं, यानी आप यहाँ पे उस वक्त काम कर रहे हैं या स्टूडेंट हैं, आपके पास इंश्योरेंस है या आप अपने सेल्फ सफिशिएंट मीन्स पे चल रहे हैं, जो कुछ भी है, वो सारी आपकी जो ट्रीटी राइट्स वाली बात है वो उस बच्चे को ब्रिटिश नेशनैलिटी दिलवा देती है। जब आपका बच्चा पैदा होता है, अगर आप प्रूव कर सकते हैं कि उसके बर्थ सर्टिफिकेट के वक्त जब वो बच्चा पैदा हुआ उस वक्त आप काम कर रहे थे, ट्रीटी राइट्स एक्सरसाइज कर रहे थे, तो आप उसके लिए ब्रिटिश पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हैं, बिकॉज वो बाय बर्थ ब्रिटिश हो जाएगा लॉ के अंदर। ठीक है जनाब, बेस्ट ऑफ लक सर। मैं आपको यही कह सकता हूँ, अब आज के प्रोग्राम का टाइम खत्म हो रहा है, मैं इसलिए थोड़ा सा जल्दी में आ गया फौरन कि मुझे बताया जा रहा है देर होगी। अगले हफ्ते इंशाल्लाह इसी जगह दोबारा मुलाकात होगी। पेशगी ईद मुबारक मैं सबको कह चुका हूँ। अगर आप मुझसे रब्ता करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, आपको पता है फिंचली में हमारा ऑफिस है, मैं वहीं पर बैठता हूँ, वहीं बात करता हूँ। इंशाल्लाह अगले हफ्ते मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़ एंड गुड इवनिंग।